हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं किन्जियन इकोनॉमिक्स या एंड किन्जियन थ्योरीज। जैसा कि हम जानते हैं जॉर्ज मेनार्ड किन्स जो कि एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 1983 में और उनकी मृत्यु है 1946 में। इनको कंसीडर्ड किया जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह एक एक्टिव स्टॉक एंड फ्यूचर्स के ट्रेडर्स थे। इनकी जो शिक्षा थी वो ओरिजिनली मैथमेटिक्स की थी और इन्होंने कभी भी फॉर्मली एक इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं की थी या ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये जो नोन है इनकी जो इकोनॉमिक थ्योरी जिसे हम किन्जियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, जिसमें यह सपोर्ट करते थे फुल एम्प्लॉयमेंट का और गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किन्जियन इकोनॉमी एक्चुअली में थी क्या। तो यह एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें एम्फेसाइज किया गया है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, कि गवर्नमेंट बीच में आए और अपना रोल प्ले करे ताकि वो मैनेज कर पाए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को, जिससे प्रमोट हो फुल एम्प्लॉयमेंट, कि सभी को रोजगार मिल पाए। यह एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड किन्स, जिसी के नाम से इसका नाम पड़ा किन्जियन इकोनॉमिक्स। और यह कब आया? जब एक ग्रेट डिप्रेशन 1930 का ग्रेट डिप्रेशन था, उस समय ये थ्योरी किन्स ने दी थी और इन्फ्लुएंस किया था इकोनॉमी को, और जिसको प्रिवेंट किया था उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी के काउंटर में। ठीक है, तो इस तरह हम बात करते हैं कि किन्जियन इकोनॉमी एक माइक्रो इकोनॉमिक थॉट आया। तो किन्स का जो मेन फोकस था वो था एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी में, जिससे कि हम मैनेज कर पाए एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू एड्रेस इकोनॉमिक रिसेशन। किन्स ने अपनी जो थ्योरी डेवलप की थी, इस थ्योरी के ये थ्योरी जो थी वो ग्रेट डिप्रेशन 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके रिस्पॉन्स में थी, और इन्होंने जो प्रीवियस थिंकर्स थे मींस क्लासिकल थिंकर्स थे उनको काउंटर किया था। ठीक है, तो इस तरह जो किन्स का जो सेंट्रल बिलीफ था वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का था, जिससे कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो, स्थिर हो पाए। और किन्स ने शार्पली ये सेपरेट किया था स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड इंडिविजुअल इनिशिएटिव फ्रॉम स्टडी ऑफ ब्रॉड एग्रीगेट वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशंस क्या है किन्जियन थ्योरी के? तो हम तीन फाउंडेशन कह सकते हैं किन्जियन थ्योरी के। फर्स्ट है एग्रीगेट डिमांड, सेकंड है एग्रीगेट सप्लाई एंड थर्ड वन इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो किन्जियन जो इकोनॉमिक्स थी उसमें वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करते थे एग्रीगेट डिमांड पे। तो एग्रीगेट डिमांड को अगर हम समझते हैं तो यह एक टोटल डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन इकोनॉमी एट ए गिवन प्राइस लेवल, कि जो प्राइस लेवल चल रहा है उस पे पूरी इकोनॉमी में किसी भी गुड्स और सर्विसेज की क्या डिमांड होती है उसी को हम एग्रीगेट डिमांड करते हैं। और किन ने रिकॉग्नाइज किया था कि फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड would lead to the economic instability and periods of high unemployment. So अगर एग्रीगेट डिमांड में कुछ भी अस्थिरता पैदा होती है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है। उसी तरह एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म वर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस एट ए डिफरेंट प्राइस लेवल, है ना। तो किसी भी वस्तु और सेवाओं का किसी फर्म के द्वारा, किसी उद्योग के द्वारा चाहा गया और उत्पाद किया गया माल है जो एक डिफरेंट प्राइस लेवल पे किया गया हो। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बोथ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह एक क्रूशियल है किसी भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को मैनेज करने में। एंड लास्ट वन, द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो किन्स ने कहा, हाईलाइट किया कि इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर स्पेंडिंग की और बिजनेस इन्वायरमेंट की इन ड्राइविंग एन एग्रीगेट डिमांड। तो फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, है ना, उपभोक्ता का विश्वास, और बिजनेस एक्सपेक्टेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं शेपिंग ए स्पेंडिंग डिसीजन। मीन्स कि अगर बिजनेस या उद्योगों का भरोसा होगा और कंज्यूमर का भी भरोसा होगा तभी जाके स्पेंडिंग डिसीजन, बिजनेस भी पैसा लगाने को तैयार होगा और उपभोक्ता भी खरीदने को तैयार होगा। तो इस तरह किसने तीन बातें कही, एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए, और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए उपभोक्ता और उद्योग दोनों ही तैयार होने चाहिए,
तब हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, जैसे कि उन्होंने एम्फेसाइज किया है गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे किन्स ने। तो तीन तरह से गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है, या तो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, या मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसमें काम करे। तो फिजिकल पॉलिसीज सच एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, यह क्रूशियल रोल प्ले करेंगे स्टिमुलेट करने के लिए डिमांड को। जैसे कि अगर क्या होगा, इकोनॉमी में रिसेशन आया हुआ है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ स्पेंडिंग करेगी, कुछ पैसे लगाएगी, जिससे क्या होगा, पैसे लगाने से लोगों के पास, कंज्यूमर के पास पैसे आएंगे, तो कंज्यूमर डिमांड करेगा, कंज्यूमर डिमांड करेगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस बनाएगा, और प्रोड्यूस बनाएगा तो वापिस से लोग खरीदेंगे, कंजम्पशन करेंगे, और कंजम्पशन करेंगे तो वापिस से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आएगी या मनी आएगी, और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। तो फिजिकल पॉलिसी का रोल इस तरह हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेंगी, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगी, जैसे सेंट्रल बैंक हमेशा करता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करता है। तो अगर मनी इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स कट कर दिए जाएंगे, जिससे कि लोग ज्यादा लोन्स ले पाए, लोग लोन लेंगे तो स्पेंडिंग पावर उनकी बढ़ेगी, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करने के लिए उसको लेबर की आवश्यकता होगी, तो लेबर की आवश्यकता होगी, तो इस तरह लेबर की आवश्यकता होने से उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएंगे तो वो उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, और स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इस तरह वापस से एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बढ़ पाएंगी, ठीक है। तो इस तरह मॉनेटरी पॉलिसी का भी रोल होता है। एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या कहता है कि इस फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है वो आगे चल के सक्सेसिव राउंड में स्पेंडिंग होगी, और इस तरह से वो अपना मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाएगा, और मैग्निफाइड इफेक्ट ऑफ द अंडरस्कोर इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन स्टिमुलेटिंग डिमांड। तो अगर गवर्नमेंट कुछ सपोज टू बी 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो अपकमिंग ईयर्स में उनका कुछ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स 5x 5x 6x कुछ भी देखने को हमें बाद में मिलेगा, इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा गया है। ओके, क्रिटिसिज्म्स क्या है और चैलेंजेस क्या है किन्सियन इकोनॉमी के। तो किन्स ने कुछ बातों पे क्रिटिसाइज किया था, जैसे कंसर्न अबाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, किन्स को क्रिटिसाइज किया गया कि गवर्नमेंट किस हद तक इंटरवेन कर सकती है, हर चीजों को गवर्नमेंट मैनेज करे ये पॉसिबल नहीं है, और खास करके लार्ज इकोनॉमी लाइक इंडिया आज की सिचुएशन में बात करें तो। दूसरा, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, कि कितना सस्टेनेबल होगा, कि लॉन्ग टर्म में कितना गवर्नमेंट इंटरवेन कर पाएगी, कि गवर्नमेंट के पास कितना बजट होगा और किस तरह से वो पब्लिक डेट लेवल को मैनेज कर पाएगी। देन लिमिट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिट्स भी कुछ होगी, कितने हद तक मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट लगा पाएगी, कितना इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज कर पाए, है ना। ये क्या नियरली 0 तक इंटरेस्ट रेट दिया जा सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन में। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फ्लक्चुएशन रेट कट्स मींस इंटरेस्ट रेट कट्स, तो इस तरह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, अगर किन्स ने जो एडवोकेट किया था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर मींस अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करती है तो पैसे ज्यादा आएंगे, पैसे ज्यादा आएंगे तो मनी ज्यादा आएगी, तो किसी भी की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसकी, जैसा हमको पता है डायरेक्टली इफेक्ट करता है डिमांड प्राइस पे, तो प्राइसेस भी राइज होंगे, मींस इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। तो इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को किस तरह मैनेज किया जाए, तो इन सब पे क्रिटिसाइज किया गया था किन्स को उनकी इकोनॉमिक थ्योरी के लिए। अगर हम किन्स की जो इन इकोनॉमिक थ्योरी की हम बात करते हैं कि उनकी प्रैक्टिस में कि आज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो जैसा कि उन्होंने 1930 में उन्होंने अपना प्रपोज किया था
और उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन से निपटने में मदद की थी। तो ये उस टाइम की प्रैक्टिकल सिचुएशन में हेल्प हुई थी। इसी थ्योरी को फिजिकल स्टिमुलस पैकेज यूज करते हुए मींस इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस करना है, स्टिमुलेट करना है पैसों को। इसी तरह किन्स की थ्योरी को यूज करते हुए 2008-9 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, रिसेशन था, उसको मैनेज किया गया था और इकोनॉमी को रिकवर करने में मदद की थी। और ऑन गोइंग रिवेलेंस में क्या करें, तो आज की सिचुएशन में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको मैनेज करने में रोल प्ले करता है। लाइक 2019 का हमारा कोविड-19 का सिनेरियो। तो कोविड-19 से निपटने के लिए भी इस किन्सियन थ्योरी ने बहुत हेल्प की। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड, फिजिकल पॉलिसी, मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड लिक्विडिटी ट्रैप। किन्सियन इकोनॉमी के बारे में हमने कहा था कि क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, तो हमने देख चुके ग्रेट डिप्रेशन मैनेजमेंट किया, ग्रेट डिप्रेशन एंड कोविड-19 पैंडेमिक को मैनेज करने में भी किन्सियन इकोनॉमिक थ्योरी का मेजर इम्पैक्ट रहा है। अगर हम को परखना हो किन्सियन इकोनॉमिक्स को किसी बिंदुओं पे, तो इन बिंदुओं पे परखा जा सकता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्टिवनेस क्या है, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी क्या है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे मैनेज किया जाए और मार्केट को डिस्टोरेशन से कैसे मैनेज किया जाए। तो हमने बात की हुई है पॉलिसी इफेक्टिवनेस में। तो ये क्रिटिकल अर्ग है कि पॉलिसी टूल्स इफेक्टिव होते हैं, कितने इफेक्टिव होते हैं। तो किन्स ने बताया है कि किन पॉलिसी टूल्स को मैनेज करके गवर्नमेंट इंटरवेन करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। ठीक है, उसी तरह फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो लॉन्ग टर्म कंसर्न है ये कि गवर्नमेंट अपने बजट को कैसे मैनेज करे और उस तरह से किस तरह से पब्लिक डेब्ट लेवल्स को भी मैनेज करे और नेगेटिव इकोनॉमिक कंसर्न को दूर करे। तो इस तरह से सस्टेनेबल एक फिस्कल पॉलिसी बनाई जा सकती है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मैनेज करने में, तो उसको भी हमने बात की कि क्रिटिकली और पोटेंशियली कंट्रीब्यूट कैसे करती है इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मैनेज करने में, और इस तरह से इरोड किया जाए, इसे किस तरह से दूर किया जाए थ्रू परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की जाए। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ये भी अर्ज करता है कि गवर्नमेंट इस तरह इंटरवेन करे कि इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन और मार्केट डिसऑर्डर्ड मार्केट सिग्नल्स को हम अल्टीमेटली हैंडल कर सके और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आ पाए। तो इस तरह से इन बिंदुओं पे हम किन्सियन इकोनॉमी को इवैल्यूएट करते हैं। किन्सियन इकोनॉमी एंड कंटेम्पररी चेंजेस, तो सेकुलर स्टैग्नेशन एक बिंदु आता है, दूसरा है इनकम इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो किन्सियन इकोनॉमी आज के कंटेम्पररी चेंजेस से किस तरह निपट सकती है उसके बारे में बताया गया है। तो जो जो हमारा सेकुलर स्टैग्नेशन है, इसमें है सेकुलर स्टैग्नेशन मींस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो जिस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ लो होता है और इन्वेस्टमेंट भी लो होती है ना, इन एब्सेंस ऑफ रिसेशन। इनकम इनइक्वालिटी, इसको कैसे दूर करें, कुछ टैक्सेशन पॉलिसी जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि जो गरीब है उस पर कम टैक्स लगाया जाए, जो अमीर है उस पर थोड़ा और टैक्स लगाया जाए, और जो अल्टीमेटली रिच है उस पर किस तरह से हाई हैवी टैक्सेशन करके हम मैनेज कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए किस तरह किया जा सकता है, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जा सकता है, और इस तरह सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल को डेवलप किया जा सकता है यूजिंग किन्सियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंड्योर रिवेलेंस ऑफ द किन्सियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडोप्टेबिलिटी के लिए है, फोकस ऑन एग्रीगेट डिमांड, एम्फेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाइक सोशल साइंस के अदर डिपार्टमेंट लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंसेज, इन सब को एक साथ अगर हम पढ़ें तो हम अच्छे एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की पॉलिसी बना सकते हैं। किन्स की मेजर थ्योरीज क्या थी जिन्हें हम किन्सियन थ्योरी कहते हैं, तो उसमें पहली थ्योरी थी जनरल थ्योरी, है ना। तो जनरल थ्योरी थी, तो उनकी एक फेमस बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो उन्होंने 1936 में दी थी, और इसी से हम फाउंडिंग स्टोन इस बुक को मानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक फाउंडिंग स्टोन इस पर्टिकुलर बुक को माना जाता है, जनरल थ्योरी ऑफ, जिसमें इन्होंने जो प्रिवेलिंग चैलेंजेस एंड आइडिया थे
जो रिसेशन कॉज करते थे उनके अगेंस्ट में प्रपोज किया था कि पॉलिसी बनाई जाए, एड्रेस किया जाए, जिससे हम माइक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर पाए और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से निपट पाए। तो ये इनकी एक फेमस थ्योरी थी, जनरल थ्योरी। दूसरा है मल्टीप्लायर इफेक्ट को इन्होंने और अच्छे से समझने में मदद की कि किस तरह गवर्नमेंट कोई मनी इन्फ्यूज करती है तो वो आगे चल के गवर्नमेंट को किस तरह से फायदा देगी या इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट करेगी बाय मल्टीप्लाइंग, है ना, कि उसको किस तरह से वो मल्टीप्लाई करके आगे इनकम जनरेट करने में मदद करेगी। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं कि यह केवल मल्टीप्लायर इफेक्ट तक की बात नहीं थी, इसके आगे भी इसका रोल मल्टीप्लायर का होता है। देन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या थी? तो इसमें इन्होंने अर्ग किया था कि इंडिविजुअल जिनके पास मनी होती है फॉर ए वेरियस रीजन, तो वो ट्रांजेक्शन करते हैं बहुत सारे मोटिव्स को लेके, जिसमें प्रिकॉशनरी मोटिव्स होते हैं एंड डिजायर होती है लिक्विडिटी की अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन सिचुएशंस पे। एंड दिस थ्योरी प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो किस तरह से क्वांटिटी ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस करता है हमारे डिसीजंस को। और तीन तरह के डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस के द्वारा। एक होते हैं ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए, दूसरे होते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, और तीसरे होते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। ठीक है, तो स्पेकुलेशन करके हम कुछ स्पेकुलेट करेंगे, भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे, और उस तरह से स्पेकुलेशन के थ्रू हम अपनी मनी को, लिक्विडिटी को मैनेज करेंगे। ट्रांजेक्शन के लिए हम अपनी जरूरी आवश्यकताओं के लिए ट्रांजेक्ट करेंगे और हमारे इनकम और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिलेट करेंगे। एंड प्रिकॉशनरी मोटिव में हम हमारे प्रिकॉशंस लेंगे कि कुछ अनइवन सिचुएशंस आ गई तो किस तरह हमारी मनी यूज कर पाएंगे हम, उसके बारे में हम प्रिकॉशनरी मोटिव्स में देखते हैं। इन डिटेल हम सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनके बारे में। एंड एट लास्ट, अगर हम जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम जरूर उनको थैंक करेंगे, क्योंकि उनकी जो फाउंडिंग स्टोन थे मैक्रो इकोनॉमी की, जो उन्होंने बताया मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, वो आज भी यूजफुल है और हमें बहुत सी चीजों को समझने में मदद कर रहे हैं। इसलिए जॉन मेनार्ड किन्स रियली एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।